बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए लेकिन भारत माता के माथा न झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज। इस धरती पर हर किसी के पास अपना एक अलग ढंग होता है, अपना एक अलग तरीका होता है जिस तरीके से वो अपने गुस्से को व्यक्त करता है, अपनी नाराजगी को व्यक्त करता है सामने वाले व्यक्ति को। आज बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनावी दंगल चालू हो गया है। एक तरफ सत्ताधारी सरकार है, एनडीए का गठबंधन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। इधर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, पप्पू यादव हैं। कई सारे चेहरे हैं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में कदम रखा है। उन्होंने अपनी पहली रैली करी है बिहार चुनाव को लेकर। तो उस रैली को लेकर कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी है और फिर आपको ये भी बताना है कि उस रैली के दौरान ही कैसे पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी को बॉयकॉट करने की मांग करी है। गो बैक मोदी के नारे लगे हैं सोशल मीडिया पर, बिहार बचाओ के नारे लगे हैं उस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार में अपनी रैली को संबोधित कर रहे थे। तो आज मोदी जी ने बिहार में अपनी पहली रैली का आगाज़ किया। उन्होंने स्टेज पर चढ़ के खूब बड़ी बड़ी बातें कही, खूब अपने पुराने अंदाज में। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जब से कोरोना की शुरुआत हुई थी हमारे देश में, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को उस एक कमरे से बाहर निकलते हुए नहीं देखा है। उन्होंने उस कमरे में बैठकर लॉकडाउन की घोषणा करी। उन्होंने उस कमरे में बैठकर देश के अलग अलग राज्यों से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग देश के नेताओं से बातचीत करी, पूरे देश से बातचीत करी, सिर्फ उस एक कमरे में बैठकर। पर आज जब बिहार में चुनाव है तो प्रधानमंत्री मोदी ने वो कमरा छोड़ दिया और पहुँच गए बिहार चुनावी रैलीज में हिस्सा लेने। खैर, जब प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे थे, वो पूरे बिहार की जनता को संबोधित कर रहे थे और वहाँ पर खूब भीड़ थी। मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी भीड़ वहाँ पर जमा थी। और ऐसी जगह जहाँ प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्टेज पर बैठे हैं, उस रैली में भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया गया था। एक ऐसी रैली जहाँ प्रधानमंत्री पद के व्यक्ति भाषण दे रहा है, मुख्यमंत्री पद का व्यक्ति स्टेज पर बैठा है, उस रैली में भी ये बंदोबस्त नहीं किया गया कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए। तो ये हम किस वक्त पर खड़े हैं, हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, ये सारे सवाल धुंधले से हो जाते हैं। खैर, जब प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे थे तो उस वक्त ट्विटर इंडिया पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा था #GoBackModi। नंबर 2 पर, आप इसे नंबर 1 भी कह सकते हैं क्योंकि नंबर 1 पर प्रोमोटेड कंटेंट था और उसके तुरंत बाद नंबर 2 पर #GoBackModi जी को ट्रेंड कर रहा था। इससे पता चलता है कि जो लोग पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों को मानते थे, उनकी बातों पर यकीन करते थे, वो लोग आज उनकी बातों को नकार रहे हैं, वो लोग उनकी बातों को मानने से इनकार कर रहे हैं। और यही इसका सिला है कि सोशल मीडिया पर ये लोगों का गुस्सा बाहर आ रहा है। मैंने आपको जैसे पहले बात बताई थी कि अपना अपना तरीका होता है लोगों का गुस्सा दिखाने का सामने वाले को, और ये लोगों का तरीका है कि वो सोशल मीडिया पर मोदी जी का बॉयकॉट कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो बीजेपी IT सेल है, आपने नाम सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कह लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी आज जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर बैठी है अपने पूरे करियर में, पूरे पार्टी करियर में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी IT सेल का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज जब #GoBackModi ट्रेंड कर रहा था, मोदी जी के खिलाफ कोई चीज़ ट्रेंड कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई चीज़ ट्रेंड कर रही थी, तो IT सेल को ये बात कैसे हजम हो जाती। तुरंत उसके बाद एक हैशटैग चलाया गया, इंडिया विथ नमो, और ये हैशटैग भी नंबर 4 पर ट्रेंड करवाया गया पूरे इंडिया में। तो आप ये देखिए, जब भी कोई चीज़ प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफत में जाती है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में जाती है, उनकी नीतियों के खिलाफत में जाती है, तो बीजेपी IT सेल उसका किस तरीके से उसको ढक देता है और लोग खुश हो जाते हैं। #इंडिया विथ नमो का ट्रेंड चला दिया, वहाँ पर मोदी जी के समर्थकों ने जाकर ट्वीट करा। ऊपर #GoBackModi का ट्रेंड चला दिया गया, वहाँ पर जो मोदी जी की बातों से, उनके भाषण से
ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उन लोगों ने अपना ट्वीट किया। खैर इसके बाद आईटी सेल का मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ ही दिन पहले पूरे देश के नाम एक संदेश दिया था, उसी कमरे में बैठकर। उस संदेश की जब शुरुआत हुई थी, ये यूट्यूब पर भारतीय जनता पार्टी के चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग चलाई गई थी इसकी। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तो लाइक और जो डिसलाइक का ऑप्शन होता है यूट्यूब पर, वहाँ उसके नीचे नंबर्स शो हो रहे थे। आप ये फ़ोटो में देखिए तो 2.8 के लोगों ने लाइक किया था उस वक्त इस वीडियो को, और 4.5 के लोगों ने डिसलाइक किया था। मतलब ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को पसंद नहीं किया था और कम लोगों ने इसे पसंद किया था। मतलब लाइक टू डिसलाइक रेशियो बहुत ज़्यादा था। ये बात बीजेपी आईटी सेल को हजम नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इज्जत है, जो उनकी छवि है, ये उस पर दाग लग रहा था। तो जैसे जैसे संदेश आगे बढ़ा, जैसे जैसे संदेश अपने ख़त्म होने की कगार पर आया, तो जो लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन था उसे बंद कर दिया गया। उसके नीचे से नंबर्स ही हटा दिए गए, सिर्फ लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन था। आप जाइए लाइक कर दीजिए, आपको ये नहीं पता लगेगा कि कितने लोगों ने उसे लाइक किया है, कितने लोगों ने उसे डिसलाइक किया है। ये है बीजेपी आईटी सेल का काम, और यही है भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, जिसे विपक्ष पकड़ने में असफल रहा है। और यही कारण है कि आज देश में जितने भी विपक्ष में पार्टियां हैं, वो अपना वजूद तलाशने में नाकाम हो रही हैं। खैर, अब करते हैं थोड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण को लेकर। उन्होंने अपने भाषण में जिन जिन मुद्दों पर सवाल उठाए, विपक्ष को घेरा, उन बातों पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो उन्होंने आर्टिकल 370 पर भी बात की, धारा 370 पर उन्होंने विपक्ष को घेरा। उनका कहना था, आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतज़ार देश बरसों से कर रहा था या नहीं। ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो बिहार में चुनाव है, ये लोकसभा के चुनाव है, पूरे देश में चुनाव है, या फिर बिहार के विधानसभा चुनाव है? जब बिहार में विधानसभा चुनाव है, बिहार राज्य में चुनाव है सिर्फ, तो क्या बिहार के जो लोकल मुद्दे हैं उन बातों को नहीं उठाया जाना चाहिए था? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो इन 5 सालों में काम किया होगा बिहार में, उन सारे कामों को प्रधानमंत्री मोदी हाईलाइट नहीं कर सकते थे? या ऐसा तो नहीं था कि ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ हो कि प्रधानमंत्री मोदी उसे हाईलाइट करें, इसलिए उन्हें पूरे देश के जो मुद्दे थे उसे उठाना पड़ा? खैर, ये तो नॉर्मल सी बात है, खासकर सत्ताधारी सरकार के साथ, कि जब भी कोई चुनावी रैलीज होती हैं तो उनके जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो जाकर पूरे देश के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाने लगते हैं। जो राज्य के लोकल मुद्दे हैं उसे कोई नहीं उठाता है। खैर, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो वो केंद्र सरकार की मीटिंग्स में जाते थे। केंद्र सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी, और वहाँ जाकर नीतीश जी उनसे कहते थे कि आप बिहार की तरक्की में बाधा ना डालें। उन्होंने कांग्रेस को यहाँ घेरा है सीधे तौर पर। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने बिहार की तरक्की में टांग अड़ाई है। नीतीश जी हमेशा वहाँ जाकर कहते थे कि आप बिहार की तरक्की होने दीजिए, मगर कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं चाहा है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छा तरीका है विपक्ष को घेरने का, सामने वाली जनता के मन में ये बात डालने का कि हमेशा से कांग्रेस की गलती रही है देश को बर्बाद करने में। यहाँ कोई साइड लेने की बात नहीं है, यहाँ कोई ये नहीं है कि पक्षपात हो, किसी एक पार्टी का आप पक्ष ले लें, दूसरी पार्टी की आप खिलाफत कर लें। मगर यहाँ बात यह है कि ऐसी बातें बोलना चुनावी रैलीज़ में जिनको सुनने में ही थोड़ा अजीब सा लगे, कि जब मैं मुख्यमंत्री था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हम मीटिंग में जाते थे, नीतीश जी वहाँ कहते थे कि आप बिहार की तरक्की में वो मत करिए, फलाना दिखाना। तो ये सब बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं। इन सब के बजाय अगर लोकल मुद्दों पर बात कर लेते प्रधानमंत्री मोदी जी, तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। खैर, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने फिर कहा कि द पीपल हु वंस रूल्ड बिहार आर अगेन लुकिंग एट द डेवलपिंग स्टेट विद देयर ग्रीडी आइज़। जिन राज्यों में विकास हो चुका है, बिहार के लोग उन राज्यों को लालच की नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में वो विकास नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया भाई? अरे बिहार में तो आपकी ही सरकार थी, शायद गठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो विकास क्यों नहीं हो पाया है? बिहार मस्ट नॉट फॉरगेट हु पुश देम बैकवर्ड।
दैट वॉज द टाइम व्हेन देयर वर वर्सनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड करप्शन इन द स्टेट। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो नीतीश कुमार को एक बहुत कॉमन मैन का फेस बनाकर लाया गया था सामने, एक ऐसा आदमी जो लालू प्रसाद के जंगल राज को ख़त्म करेगा और बिहार को तरक्की की राह पर लेकर जाएगा। यही हुआ था ना। पर यहाँ क्या हो रहा है? क्या बिहार में जो लालू प्रसाद के टाइम पर हो रहा था, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, बिहार की तरक्की, ये सब आज हो गई? नीतीश कुमार ने इन सब परेशानियों का हल ढूंढ लिया। ये सब आप जाकर देख लीजिए, बिहार के जो आंकड़े हैं गूगल पर, इंटरनेट पर जो अवेलेबल हैं, वो आपको सब बता देंगे कि नीतीश कुमार के जो कार्यकाल में बिहार का हाल रहा है वो किस तरीके का रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने फिर एक और बात कही, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। उनका कहना था कि गलवान और पुलवामा में शहीद बिहार के सपूतों को मोदी ने किया याद। ये ट्विटर पर आज तक की है, आज तक ने ये ट्वीट करा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शहीद जो बिहार के सिपाही थे जो पुलवामा और गलवान में शहीद हुए थे, उनको याद करने की मांग करी। ठीक है, हम अपने सोल्जर्स, अपने इंडियन आर्मी के जो हमारे जवान हैं, सिपाही हैं, उन्हें हमेशा याद करते हैं, उन्हें हमेशा श्रद्धांजलि देते रहेंगे, क्योंकि वो हमारा देश उनसे ही है। अगर हमारे देश के जवान बॉर्डर्स पर जाकर, सरहद पर जाकर हमारे देश की रक्षा नहीं करेंगे, तो इस राजनीति का, इन सारे बड़े बड़े भाषण, रैलीज, वादे, उल्टी सीधी अटपटी बातें करना, इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमेशा से हम अपने जवानों को याद करते हैं, इसमें किसी भी नेता के कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, चाहे फिर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कोई मुख्यमंत्री हो। पर यहाँ बात यह है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गलवान और पुलवामा में जो बिहार के सैनिक शहीद हुए हैं उन्हें याद किया जाना चाहिए। क्या सिर्फ बिहार के सैनिकों को याद करा जाना चाहिए? सवाल ये है कि गलवान और पुलवामा में बिहार के जो सैनिक थे, उनके साथ साथ और भी राज्य के सैनिक भी तो होंगे। पंजाब के सैनिक होंगे, हरियाणा के सैनिक होंगे, राजस्थान के सैनिक होंगे, और भी अलग अलग राज्यों से वहाँ सैनिक तैनात होंगे जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान गंवा दी होगी। क्या उन सैनिकों को याद नहीं करा जाना चाहिए? या इस बात को यूँ कहें कि बिहार में इस वक्त चुनाव हैं तो सिर्फ बिहार के सैनिकों को याद करा जाए, बिहार की चीज़ों पर ही गौर फरमाया जाए, और जितनी भी चीज़ें हैं और जितने भी सैनिक हैं वो फालतू हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं है। खैर, इसके बाद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ बिहार माफ़ कीजिएगा, बिहार चुनाव को लेकर जो संकल्प पत्र जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस पूरे संकल्प पत्र को ना तो प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ना गृह मंत्री अमित शाह थे, ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, बल्कि थी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया, और उस संकल्प पत्र को आप ध्यान से सुनिए। इन्होंने जो 11 वादे करे हैं बिहार की जनता से, पहला वादा है इनका 19 लाख जॉब उपलब्ध कराएंगे ये पूरे बिहार में। 19 लाख। अभी 19 लाख कहाँ से आई? पहले देखिए, तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी लाने का बिहार में वादा किया था यूथ के लिए, 10 लाख। तो जब 10 लाख का यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने सुना तो फटाफट से उन्होंने अपना आंकड़ा डबल कर दिया। 10 से 19 लाख का उन्होंने वादा कर दिया। तेजस्वी यादव 10 लाख ला रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम 19 लाख लाएंगे। पहले तो आप मुझे बता दीजिए, वो 5 करोड़ नौकरियां कहाँ गई जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था पूरे देश की जनता से, पूरे देश के जो यूथ हैं उनसे वादा किया था। अब देखिए, ये 19 लाख में पकौड़े का काम तो नहीं है ना? हाँ, अरे सच बताइए, नहीं है ना पकौड़ी तलने का काम? हाँ, ठीक है। दूसरा वादा था उनका फ्री कोविड वैक्सीनेशन फॉर ऑल इन बिहार। बिहार में फ्री कोरोना के टीके लगवाए जाएंगे, सिर्फ बिहार में, है ना? वही बात आ गई ना जो मैंने अभी पहले कही थी, बिहार में चुनाव है इसलिए सिर्फ बिहार पर ही गौर फरमाया जाएगा। पहले जो कोरोना की वैक्सीन बनेगी उसके टीके सिर्फ बिहार के लोगों को लगाए जाएंगे, बिहार के जितने भी जनता है सिर्फ उसे लगेंगे पहले टीके। बाकी देश में और जितनी भी जनता है उन पर उनका कोई ध्यान नहीं रखेगा। जितने राज्य हैं, दिल्ली है, मुंबई है, जिनकी हालत इतनी ख़राब रही कोरोना को लेकर, उनको बाद में टीका मिलेगा, पहले बिहार के लोगों को टीका मिलेगा भाई, क्योंकि बिहार में चुनाव भी तो हैं। तीसरा वादा उनका था 3 लाख नई टीचरों की भर्ती की जाएगी। चौथा उनका वादा था बिहार को एक IT हब बनाया जाएगा जिसमें 10 लाख नौकरियां लाई जाएंगी पूरे बिहार में।
एक IT हब बनवाया जाएगा बिहार को। ज़रूरत है पहले बिहार में से तो आप ये जो करप्शन की बात है जो लालू प्रसाद यादव के टाइम पर ये कहते हैं उसको ख़त्म कर लीजिए। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको सही कर लीजिए। जो वहाँ पर गुंडागर्दी खुलेआम चलती है उसे सही कर लीजिए। जो वहाँ पर गरीबों की दिक्कत है उसे सही कर लीजिए। फिर जाकर बिहार को एक IT हब में जनरेट करिएगा, बिहार को एक IT हब में ट्रांसफॉर्म करिएगा। फिर जाकर कहीं इस वादे को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। खैर, इसके बाद इन्होंने कहा कि मेकिंग 1 करोड़ वुमेन सेल्फ रिलायंट, 1 करोड़ औरतों को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। औरतों की यहाँ बात हो रही है। औरतों का इस वक्त हमारे देश में बहुत बुरे हालात हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, राजस्थान की बात ले लीजिए, आप बिहार की बात ले लीजिए। औरतें जिस तरीके से यहाँ प्रताड़ित की जाती हैं हमारे देश में अलग अलग राज्यों में, वो इस वादे को कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म कर देता है, धुंधला नहीं करता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है। बिहार में आप औरतों को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। ये जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 10 साल का इनका स्पैन हो गया है मुख्यमंत्री होने का, इसमें क्या ये औरतों को सेल्फ रिलायंट बना पाए या नहीं, पहले इसका जवाब ढूंढिए। इसके बाद इन्होंने कहा 1 लाख जॉब्स इन द हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में 1 लाख जॉब्स का ये उपलब्धि कराएंगे, वही बात आ गई। इसके बाद इनका कहना था पक्का हाउसेस फॉर 30 लाख पीपल, 30 लाख लोगों के लिए पक्के मकान बनवाए जाएंगे। देखते हैं। फ्री टैबलेट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9, 9वीं क्लास से आगे के बच्चों के लिए फ्री टैबलेट्स का इंतज़ाम किया जाएगा। वो बड़े बड़े फ़ोन जो होते हैं उनका इंतज़ाम किया जाएगा क्लास 9वीं कक्षा के बाद की जितने भी कक्षाएं हैं उन सब के बच्चों के लिए, उन सब छात्रों के लिए। पहले तो ये ज़रूरी है बात कहनी कि बिहार की जो इस वक्त एजुकेशन सिस्टम है बिहार का, वो अपने सबसे बुरे दौर से गुज़र रहा है। बिहार का एक एजुकेशन सिस्टम ही वो सिस्टम है जो अच्छी तरीके से कभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया है। आप वहाँ के टीचरों की हालत देख लीजिए। ये हालत है कि बिहार के टीचरों को खुद लिखना नहीं आता है मगर वो बच्चों को पढ़ाने बैठे हैं। बिहार के टीचरों को खुद राष्ट्रीय गान नहीं आता है, वो बच्चों को पढ़ाने बैठे हैं। बिहार के लोगों को खुद राष्ट्रीय गीत नहीं आता है, ABCD लिखनी नहीं आती है, वो खुद बच्चों को पढ़ाने बैठे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फ्री टैबलेट्स बांटने का मतलब ही क्या होता है जब तक आपके टीचर्स ही अच्छे नहीं होंगे। तो अभी नवंबर में चुनाव है, वोट डलेंगे, हमें पता लग जाएगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मगर अभी वीडियो जब ख़त्म हो रही है मैं लास्ट में इसके कुछ फ़ोटोज़ लगाऊंगा। वो फ़ोटोज़ को आप ध्यान से देखिएगा और याद करिएगा जो बीते वक्त में आपने परिस्थितियां देखी थी बिहार के लोगों की, या मैं कहूँ पूरे देश के गरीब लोगों की। उन फ़ोटो को ध्यान में रख के ही आप अपने वोट के अधिकार का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक ऐसा अधिकार है वोट डालने का जिसको लेकर सारे राजनेता आपके सामने हाथ फैलाने लगते हैं। आप मुझे दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।